So, a big hello to everyone and welcome to PW Only IAS. In this lecture of environment and ecology, we are going to start with the very fresh topic that is biodiversity. जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है, बायोडाइवर्सिटी इज दैट सेगमेंट वेयर वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि बायोडाइवर्सिटी के फॉर्म्स क्या क्या हैं और इसको कैसे मेजर किया जाता है और ग्लोबल लेवल पे अगर हम बायोडाइवर्सिटी को देखें तो ये कैसे वेरी करती है, इसका क्या लैटिट्यूडिनल वेरिएशन है या एल्टीट्यूडिनल वेरिएशन है और कुछ कॉन्सेप्ट्स जो कि बहुत बार प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, जैसे कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स क्या हैं, हॉट स्पॉट्स क्या हैं, कोल्ड स्पॉट्स क्या हैं, मेगा डाइवर्स नेशंस क्या होते हैं और भारत के बायोजियोग्राफिक रियल्म्स के बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, व्हाट एग्जैक्टली दिस बायोडाइवर्सिटी इज ऑल अबाउट। 1992 में यूनाइटेड नेशन अर्थ समिट, जिसे हम रियो समिट के नाम से जानते हैं, वहां पे बायोडाइवर्सिटी को एक पूरी कंप्लीट डेफिनेशन दी गई। उसमें यह बोला गया कि बायोडाइवर्सिटी का मतलब है वेरिएबिलिटी, वैरायटी और वेरिएबिलिटी अमंग द ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम ऑल द सोर्सेज, चाहे वो ऑर्गेनिजम्स टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है या वो मरीन ऑर्गेनिज्म है, राइट, और उसके साथ साथ या वो किसी अदर एक्वेटिक इकोसिस्टम में पाए जाते हैं। बट एक बात यह भी है कि ये जो डाइवर्सिटी हम देखेंगे ये 3 डिफरेंट लेवल पे देखी जाएगी। डाइवर्सिटी विद इन द स्पीशीज, डाइवर्सिटी उस पर्टिकुलर जेनेटिक लेवल पे क्या है और उस इकोसिस्टम लेवल पे डाइवर्सिटी को कैसे देखते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि whenever we will talk about this word biodiversity, आपके दिमाग में एक सिंपल चीज आनी चाहिए, that is variety और variability among the organisms. Variability among organisms, one, and this variability can come from all the sources. जैसे कि ये जो organisms हैं ये टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं, ये ऑर्गेनिजम्स मरीन ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं और किसी दूसरी एक्वेटिक बॉडी से भी आ सकते हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं। और इन ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो डाइवर्सिटी का फॉर्म होगा उसे 3 लेवल पर देखा जाएगा। वो 3 लेवल कौन से होंगे? कई बार ऐसा होता है कि हम किसी भी एक पर्टिकुलर स्पीशी के अंदर जेनेटिक लेवल पर वेरिएबिलिटी या वैरायटी देखते हैं, फिर हम 2 डिफरेंट स्पीशीज यानी कि स्पीशीज के लेवल पर वैरायटी देखेंगे, एंड देन लास्टली वी विल सी द वेरिएबिलिटी एट द लेवल ऑफ इकोसिस्टम। एक बहुत ही सिंपल से एग्जांपल से मैं शुरुआत करता हूं। मान लीजिए जब हम बात करते हैं डॉग्स की, डॉग्स के अंदर अगर आप मल्टीपल, आपके पास 10 डॉग्स हैं तो उन 10 डॉग्स का क्या जेनेटिक मेकअप सेम होगा? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। वो जो वेरिएबिलिटी है, दैट वैरायटी एट द जीन लेवल, उसको हम बोलते हैं जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। इसी वजह से आप देखेंगे उनकी डिफरेंट डिफरेंट ब्रीड्स आपको दिखाई देंगी। फेयर एनफ। सेकंड, स्पीशीज लेवल पर जैसे हम बात करते हैं टाइगर और लायन, दोनों डिफरेंट स्पीशीज हैं। ये स्पीशी के लेवल पर बायोडाइवर्सिटी है, स्पीशी के लेवल पर वेरिएबिलिटी है। फिर हम बात करते हैं इकोसिस्टम के लेवल पर। अगर आप बात करें एक इकोसिस्टम जो कि ग्रासलैंड है, दूसरा इकोसिस्टम जो कि डेजर्ट है, तीसरा इकोसिस्टम जिसे हम एवरग्रीन फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं, ये तीनों इकोसिस्टम्स डिफरेंट हैं और डिफरेंट इकोसिस्टम होने के कारण वेरिएबिलिटी अमंग द एंटायर ऑर्गेनिज्म, बेसिकली फ्लोरा एंड फोना अगर हम बात करें, वो इन तीनों इकोसिस्टम्स में हमें अलग अलग दिखाई देंगी, तो वैरायटी ऑफ स्पीशीज मिलेंगी। तो इस कारण से अगर हम बायोडाइवर्सिटी को ब्रॉडली क्लासिफाई करना चाहते हैं तो पहली चीज जो मेरे दिमाग में मुझे रखनी है, दैट बायोडाइवर्सिटी इज समथिंग वी कॉल एज वैरायटी। बस। अब ये वैरायटी किसके अंदर होगी? ऑर्गेनिजम्स के अंदर। अब ये ऑर्गेनिजम्स कहां से आ सकते हैं? टेरेस्ट्रियल, मरीन और एक्वेटिक लेवल से। और कितने लेवल पे हम देखेंगे इन्हें? जेनेटिक लेवल पे, स्पीशीज लेवल पे और इकोसिस्टम के लेवल पे। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली द डेफिनेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन अर्थ समिट 1992, जिसे रियो अर्थ समिट के नाम से भी जाना जाता है। तो पहला लेवल हमने देखा डाइवर्सिटी विद इन द लाइफ, एक लाइफ के अंदर क्या डाइवर्सिटी है। फिर उसके बाद हम देखेंगे डिफरेंट फॉर्म्स, राइट। अब अगर मान लो वेरिएबिलिटी हम देख रहे हैं किसी भी ऑर्गेनिजम्स की सारे सोर्सेस से, चाहे वो टेरेस्ट्रियल है, मरीन है, एक्वेटिक है या वो किसी भी एरिया से आ रहा है,
किसी भी एरिया, यानी कि वो किसी भी इकोसिस्टम से आ रहा हो, उन सबकी वेरिएबिलिटी को हम बायोडायवर्सिटी का भाग मानेंगे। और अगर हम बायोडायवर्सिटी की इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये किसी भी इकोसिस्टम का एक फाउंडिंग स्टोन है, एक बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में काम करता है। कोई भी इकोसिस्टम जितना ज्यादा बायोडायवर्सिटी शो करता है, उस इकोसिस्टम के अंदर उस इकोसिस्टम के सर्वाइवल के चांसेस उतने ज्यादा बढ़ते रहते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैंने पिछली क्लासेस के अंदर आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था जिसका नाम था फूड वेब। और जब भी कोई भी इकोसिस्टम कॉम्प्लेक्स होता है, कोई भी इकोसिस्टम अगर कॉम्प्लेक्स होता है, इसका मतलब यह है कि उसके अंदर पाए जाने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं अपने आप को किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ इंटरैक्ट करने के लिए। और इस सिचुएशन में मान लो कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट हो गया, तो उससे ऐसा नहीं है कि उस पूरी चेन के लोग एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो अगर लोगों के पास ज्यादा ऑप्शन होंगे तो इवेंचुअली सर्वाइवल के चांसेस भी क्या होंगे? ज्यादा होंगे। इसीलिए अगर आज हम बायोडायवर्सिटी का सबसे इंपॉर्टेंट रूप देखें तो वो इस इकोसिस्टम के बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में देखा जाता है, यहां के सर्वाइवल के रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बायोडायवर्सिटी की, इस बायोडायवर्सिटी को मेजर कैसे किया जाता है? कैसे मेजर करेंगे कि वेरिएबिलिटी क्या है? उस वेरिएबिलिटी को देखने के लिए सबसे पहली चीज, पहला एस्पेक्ट होता है किसी भी कम्युनिटी के अंदर बायोडायवर्सिटी को देखा जाए, जिसे हम अल्फा बायोडायवर्सिटी के नाम से जानते हैं। देखो, आई एम सॉरी, लेट्स से इफ दिस इज अ रीजन, राइट? इस रीजन के अंदर डिफरेंट स्पीशीज हैं। वी विल काउंट द नंबर ऑफ दीज डिफरेंट स्पीशीज, एंड वो जो डिफरेंट स्पीशीज होंगी, जो इनकी डाइवर्सिटी होगी, इसे बोला जाएगा अल्फा डाइवर्सिटी, राइट? जैसे कि मान लो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। यहां पे आपका है इंडिया, दिस इज वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट का ये वाला रीजन जिसे मैं बोलता हूं नीलगिरी। नीलगिरी के अंदर जितनी भी डिफरेंट स्पीशीज पाई जाएंगी, अगर मैं उनको काउंट करता हूं, देन इट विल गिव मी द आइडिया ऑफ अ बायोडायवर्सिटी वी कॉल एज अल्फा। एक रीजन के अंदर कितने डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि सेम हैबिटेट को शेयर कर रहे हैं, उसको हम जानते हैं अल्फा बायोडायवर्सिटी से। फिर आता बीटा। बीटा बायोडायवर्सिटी जो है, दिस इज ऑल अबाउट द कंपैरिजन। ये किसके रिलेशन में है? कंपैरिजन के रिलेशन में है। मान लीजिए अभी मैंने नीलगिरी देखा, अब मैं इसको देखता हूं दिस नॉर्दर्न सह्याद्री के कंपैरिजन में। नॉर्दर्न सह्याद्री में जितनी स्पीशीज पाई जाएंगी, उस स्पेसिफिक स्पीशीज का नंबर अगर मैं काउंट करता हूं तो वो नॉर्दर्न सह्याद्री के लिए अल्फा बायोडायवर्सिटी है। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूं और कंपैरिजन से मुझे जो डिफरेंस दिखाई देता है, उसे मैं बोलता हूं बीटा बायोडायवर्सिटी। फेयर एनफ। देन इज गामा बायोडायवर्सिटी। गामा का मतलब है मैं इस पूरे वेस्टर्न घाट के अंदर जितनी भी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं उनको काउंट करता हूं, तो देन इट वुड बी टर्म्ड एज गामा बायोडायवर्सिटी। सो ओवर टोटल लैंडस्केप इफ आई विल काउंट, देन इट इज गामा। अगर मैं इस कम्युनिटी का दो हैबिटेट के अंदर कंपैरिजन कर रहा हूं, देन इट इज बीटा। एक कम्युनिटी के अंदर मैं ओवरऑल जितनी वेरिएबिलिटी है या ऑर्गेनिजम्स हैं जो उस पर्टिकुलर हैबिटेट को शेयर कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं अल्फा बायोडायवर्सिटी। सो दिस इज हाउ बायोडायवर्सिटी इज बीइंग मेजर्ड। अब यहां पे आप देख सकते हैं, वैरायटी ऑफ स्पीशीज इन अ गिवन एरिया इज द डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज। डाइवर्सिटी ऑफ इकोसिस्टम में आप देख सकते हैं डिफरेंट इकोसिस्टम में, और जेनेटिक लेवल पे भी डाइवर्सिटी हो सकती है। इसके बाद जब हम इसके मेजरमेंट की बात करते हैं, तो मेजरमेंट में हमने देखा कि अल्फा बायोडायवर्सिटी का मतलब है इस पर्टिकुलर एरिया में कितनी डिफरेंट स्पीशीज है। आपको दिख रही है 3, तो अल्फा 1 इज 3, अल्फा 2 भी क्या है? 3 है। बट व्हेन इट कम्स टू बीटा वी विल कंपेयर देम, एंड व्हेन इट कम्स टू गामा ये पूरा एरिया देखा जाएगा। ठीक है, तो इसको हमने अल्फा बीटा गामा बायोडायवर्सिटी के नाम से जाना। अब एक बात बताते हैं, जब आप इस अल्फा बीटा गामा बायोडायवर्सिटी को जान लेते हैं, तो ये एक ट्रू कैरेक्टरिस्टिक उस बायोडायवर्सिटी की या उस इकोसिस्टम की शो नहीं करता। व्हाई इज इट सो? क्योंकि बायोडायवर्सिटी को बताने के साथ साथ हमें यह भी बताना जरूरी है कि उस इकोसिस्टम के अंदर
इवननेस कितनी है, रिचनेस तो है बट इवननेस कितनी है। मान लो अगर किसी एक रीजन के अंदर 100 हिरन है बट टाइगर एक ही है, 100 हिरन है टाइगर एक ही है। हाँ, बायोडायवर्सिटी के रूप में आप देखेंगे कि हाँ ठीक है सर, 2 स्पीशीज आपको यहां पे दिखाई दे रही हैं, बट मैं कहता हूं ये इतना अच्छा इकोसिस्टम नहीं होगा, क्योंकि कुछ समय के बाद ये जो टाइगर है ये एक्सटिंक्ट हो जाएगा। कारण क्या है? क्योंकि एक टाइगर है और इस एक टाइगर के पास जो ऑप्शंस हैं उसमें 100 डियर्स उसके सामने है, तो डियर का जो डोमिनेंस है वो डोमिनेंस इस पर्टिकुलर टाइगर को वहां से निकाल देगा। तो इस वजह से एक इंडेक्स आता है जिसे सिम्पसन्स इंडेक्स कहते हैं। ये एक अच्छा मेजर है जिससे आप क्वांटिफाई कर सकते हैं उस हैबिटेट की बायोडायवर्सिटी के बारे में, क्योंकि ये उस जगह पे नंबर यानी कि स्पीशीज की रिचनेस क्या है उसको तो बताता ही है, बट उसके साथ साथ स्पीशीज की इवननेस को भी बताता है। इवननेस का मतलब कि उस पर्टिकुलर हैबिटेट के अंदर जो बैलेंस है वो मेंटेन्ड है या नहीं है। इवननेस से क्या पता लगेगा? इवननेस से पता लगेगा कि कोई एक स्पीशी उस रीजन में डोमिनेट नहीं करनी चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। जो स्पीशीज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बैलेंस्ड डिस्ट्रीब्यूशन अगर होगा तो उसे स्पीशीज इवननेस के नाम से जाना जाएगा। अगर कोई एक स्पीशी का नंबर वहां पे बहुत ज्यादा है तो इट विल शो द डोमिनेंस ऑफ दैट स्पीशी इन दैट पर्टिकुलर एरिया, और अगर किसी का डोमिनेंस होगा तो वो अपने नीचे के जितने भी ऑर्गेनिजम्स है उस फूड चेन में उसको खत्म करने की कोशिश करेगा। राइट, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अगले इंडेक्स की, ये वाला जो इंडेक्स था इसे बोला जाता है सिम्पसन्स इंडेक्स। सो इट टॉक्स अबाउट 2 थिंग्स, वन वी कॉल एज स्पीशीज रिचनेस एंड सेकंड वी कॉल इट एज स्पीशीज इवननेस। फेयर इनफ। देन आगे बढ़ते हैं, शेनन विनर्स इंडेक्स। ये एक ऐसा मेजर है दैट क्वांटिफाइज द स्पीशीज रिचनेस एंड इवननेस विद इन द कम्युनिटी और इकोसिस्टम। जो सिम्पसन इंडेक्स है ये किसमें क्वांटिफाई कर रहा है? एक हैबिटेट में। किसमें क्वांटिफाई कर रहा है? एक हैबिटेट में। अब यहां पे इस पूरी की पूरी जो विद इन द कम्युनिटी है उसके अंदर या इकोसिस्टम है उसके अंदर अगर आपको इवननेस और रिचनेस दिखाई देती है देन इट इज टर्म्ड एज शेनन विनर इंडेक्स। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, इट कंसीडर्स both the number of species present and their relative abundance, providing a comprehensive assessment of biodiversity. So ये एक comprehensive assessment biodiversity का हमें provide करता है। और इस शेनन विनर इंडेक्स ये जो है इंडिया स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है इसी को इनकॉर्पोरेट करती है, जिससे हमें इंसाइट मिलता है कि स्पीशीज की डाइवर्सिटी किसी भी फॉरेस्ट के अंदर कितनी है। राइट, उसके साथ साथ इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अंदर हमें रिलेटिव अबंडेंस का डेटा भी प्राप्त होता है। राइट, सो ये एक प्रीलिम्स का बहुत बेहतरीन सवाल हो सकता है कि शेनन विनर इंडेक्स का इस्तेमाल इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट करती है, सिम्पसन इंडेक्स का इस्तेमाल नहीं होता। डन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ बायोडायवर्सिटी। अब आता है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। जैसे कि आप 3 लेवल की बात कर रहे थे, इन तीनों लेवल पे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि हाँ जेनेटिक डाइवर्सिटी में अगर आप खुद का भी देखें कि ह्यूमंस आर सिंगल स्पीशीज, बट क्या हम सबके जीन्स या जेनेटिक मेकअप सेम है? नहीं, दो 99.9% जेनेटिक मेकअप सेम होता है, बट 0.01% जो हमारा जेनेटिक मेकअप डिफरेंट है वही तो हमें एक दूसरे से अलग बनाता है। इसी को तो हम जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं। बेसिकली द वेरिएबिलिटी एट द लेवल ऑफ जीन्स। देन वी कम टू द स्पीशीज डाइवर्सिटी। स्पीशीज डाइवर्सिटी में एज आई मेंशन्ड अर्लियर, टाइगर, लायन, डियर, चीता, लेपर्ड, ये सारे क्या हैं? डिफरेंट स्पीशीज हैं। ये है स्पीशीज के लेवल पर डाइवर्सिटी। देन वी कम टू द अनदर लेवल विच इज कंसिडर्ड एज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डाइवर्सिटी, जिसको बोला जाता है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। किसी एक सर्टेन एरिया के अंदर क्या वेरिएबिलिटी है या वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम्स का प्रेजेंस है, उसे हम इकोसिस्टम डाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं।
ये जो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी है, क्योंकि हर इकोसिस्टम अपनी रेंज, अपने एरिया और अपनी क्लाइमेटिक कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग वेरी कर सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको डिफरेंट डिफरेंट इकोसिस्टम्स इस धरती के ऊपर दिखाई देंगे। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, ग्रासलैंड इज एन इकोसिस्टम, सिमिलरली डेजर्ट इज अनदर इकोसिस्टम, दे बोथ आर डिफरेंट। व्हाई इज इट सो? जस्ट बिकॉज ऑफ देयर क्लाइमेटिक कंडीशन। ग्रेट बैरियर रीफ इज एन इकोसिस्टम, वो अपना अलग इकोसिस्टम क्रिएट कर रहा है, वो एक यूनिक इकोसिस्टम है जो कि कोरल रीफ का इकोसिस्टम है। अब उस कोरल रीफ के इकोसिस्टम के अंदर पिछली क्लास में हमने देखा कि कोरल्स आर कंसीडर्ड एज द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है तो व्हाट डज इट इंडिकेट? इट इंडिकेट्स दैट उस ट्रॉपिकल रीजन के अंदर जैसे बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होती है, वैसे ही कोरल रीफ्स के अंदर भी बहुत सारे रिसोर्सेज, बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी आपको दिखाई देगी। जैसे अब हम बायोडाइवर्सिटी के पैटर्न को देखें, दिस इज वेरी नेसेसरी फॉर अस टू नो। बायोडाइवर्सिटी का पैटर्न जो है, बायोडाइवर्सिटी का जो पैटर्न है, उस पैटर्न को अगर हम देखें तो हर रीजन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे बायोडाइवर्सिटी हमें दिखाई देगी। जैसे ट्रॉपिकल रीजन जो है, वहां पे बायोडाइवर्सिटी टेम्परेट रीजन से अलग है। पोलर रीजन में बायोडाइवर्सिटी ट्रॉपिकल टेम्परेट रीजन से अलग है। Basically, what I'm planning to explain you here is the latitudinal variation of the biodiversity. Latitudinal variation. अब ये latitudinal variation क्या कहता है? आप एक चीज जानते हैं कि ट्रॉपिकल रीजन ऐसा है जहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, उसके साथ साथ सिग्निफिकेंट रेनफॉल मिलती है हमें। सिग्निफिकेंट रेनफॉल अगर हमें दिखाई देती है, जिससे क्या होगा? लशी ग्रीन ग्रासेस या बहुत अच्छे फॉरेस्ट हमें दिखाई देंगे। इसी वजह से इक्वेटोरियल रीजन के अंदर वी सी द प्रेजेंस ऑफ रेन फॉरेस्ट विच आर हाईली बायोडाइवर्स रीजन। सो जब हम यहां पे लैटिट्यूडिनल वेरिएशन की बात करते हैं, तब इसको कैसे समझा जाता है? लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। देखिए, जैसे जैसे मैं इक्वेटर से पोल की ओर मूव करूंगा, इक्वेटर से पोल की ओर जब हम मूव करते हैं, तब सनलाइट क्या होगा? कंपैरेटिवली कम होता जाएगा, सनलाइट का अबंडेंस कम होगा। उसके साथ साथ इक्वेटर पे जो रेनफॉल है वो भी क्या है? बहुत ही ज्यादा है। और पोलर रीजन के अंदर हाई प्रेशर कंडीशंस हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जब हम इक्वेटोरियल रीजन को देखेंगे, किसी भी वेजिटेशन के डेवलपमेंट के लिए वी आर श्योर दैट वेजिटेशन रिक्वायर्स हीट एंड ह्यूमिडिटी। ये क्या रिक्वायर करता है? हीट एंड ह्यूमिडिटी, राइट? हीट एंड ह्यूमिडिटी चाहिए। अब इस हीट एंड ह्यूमिडिटी के लिए आप एक चीज देखेंगे जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जहां पे हीट मिलेगी, ह्यूमिडिटी मिलेगी, वेजिटेशन अच्छा होगा। तो इक्वेटोरियल रीजन में आपको बहुत अच्छा हीट और ह्यूमिडिटी दिखाई देता है। स्पेसिफिकली अगर हम इसको कन्फाइन करें तो आपको ये ट्रॉपिकल रीजन तक दिखाई देगा। इसीलिए जब मैं ट्रॉपिकल रीजन से टेम्परेट रीजन में जाऊंगा, कंपैरेटिवली मुझे बायोडाइवर्सिटी कम दिखाई देगी। टेम्परेट से पोलर रीजन में जाऊंगा तो वहां पे तो बायोडाइवर्सिटी वैसे भी बहुत ही कम है, सिर्फ मॉसेस और लाइकेंस ही सर्वाइव कर पाते हैं, राइट? सो यही चीज यहां पे बताने की कोशिश की गई है कि जो ये हमारा अर्थ है, दिस अर्थ इज होम टू मिलियंस ऑफ स्पीशीज, बट मेजॉरिटी ऑफ दी स्पीशीज आर फाउंड इन द रीजन इन एंड अराउंड द रीजन ऑफ इक्वेटर, जहां पे आपको रेन फॉरेस्ट दिखाई देंगे। इसीलिए यहां पे सिर्फ अबंडेंस ही नहीं, रिचनेस ही नहीं, उसके साथ साथ बहुत सारे डिफरेंट इकोलॉजिकल रोल्स इन स्पीशीज के भी दिखाई देते हैं। देन इट कम्स टू टेम्परेट रीजन। ट्रॉपिक से पोलर की ओर जाएंगे, ये रीजन ऐसे हैं जहां पे मॉडरेट क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं। यहां पे सीजनल वेरिएशन बहुत ज्यादा। सीजनल वेरिएशन ज्यादा मतलब आपको यहां पे अगर आप स्पेसिफिकली मेडिटेरेनियन रीजन की बात करते हैं, वहां पे विंटर्स में रेनफॉल मिल जाएंगी। फिर ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट में पहुंचेंगे, वहां पे थ्रू आउट द ईयर रेनफॉल मिल जाएगी। इस वजह से यहां पे जो वेरिएशन है वो डिफरेंट तरीके का आपको दिखाई देगा। कई जगहों पे आपको टेम्परेट ग्रासलैंड्स जैसे कि स्टेपे दिखाई देंगे, कई जगहों पे ट्रॉपिकल रीजन के अंदर ही अगर आप बात करें तो आपको डेजर्ट दिखाई देते हैं। टेम्परेट रीजन की बात करें तो आपको उन रीजन में चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट जहां पे डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलते हैं, ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट वहां पे भी डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलते हैं।
तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट तरीके की बायोडायवर्सिटी आपको यहां पे दिखाई देती है। बट कंपैरेटिवली अगर हम बात करें इक्वेटर से या ट्रॉपिकल रीजन से, बायोडायवर्सिटी यहां पे कम होगी। बट व्हेन इट कम्स टू द पोलर रीजन, यहां की चाहे वो आर्कटिक है या अंटार्कटिक रीजन है, यहां की जो बायोडायवर्सिटी है दैट इज वेरी लो एज कंपेयर्ड टू द ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन, because of the extreme harsh conditions, harsh winters, harsh cold conditions, because sunlight is slant there, heat and humidity is not available, but still they support certain species। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप पोलर बियर्स की बात करें, they do live there, right? अंटार्कटिका में बात करें, पेंगुइन्स आर देयर। और वेजिटेशन की बात करें तो आपको बहुत सारा वेजिटेशन मॉसेस एंड लाइकेंस के रूप में दिखाई दे जाएगा, है ना। तो ये वो रीजन्स हैं। इस हिसाब से लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग बायोडायवर्सिटी क्या करती है, वेरी करती है। ये तो लैटिट्यूडिनल वेरिएशन था। बट व्हेन इट कम्स टू द एल्टीट्यूडिनल वेरिएशन, एज सून एज एल्टीट्यूड चेंजेस, बेसिकली द थिंग इज एल्टीट्यूड के कारण जो चेंजेस हैं वो बहुत ही फास्ट हैं, और इस वजह से यहां पे वेरिएशन जो है वो भी बहुत रैपिड हमें दिखाई देगा। बिकॉज वी नो अ फैक्ट दैट एज एल्टीट्यूड इंक्रीजेस टेम्परेचर सिग्निफिकेंटली डिक्रीजेस, और टेम्परेचर तो साथ साथ डिक्रीज होता ही है, जिससे क्लाइमेटिक कंडीशंस भी प्रभावित होती हैं, और वहां पे रहने वाली जो स्पीशीज हैं उनका भी सर्वाइवल डिफरेंट डिफरेंट तरीके से देखा जाता है। अगर आप लो एल्टीट्यूड की बात करेंगे तो इट इज परफेक्टली फाइन दैट लो एल्टीट्यूड डज नॉट हैव वेरी कोल्ड हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस। वहां पे जनरली वार्म कंडीशंस आपको दिखाई देंगी, जो कि और यहां पे आपको अगर वार्म कंडीशंस दिखाई देंगी तो इट विल डेफिनेटली सपोर्ट द रिच बायोडायवर्सिटी। जैसे आपको इक्वेटोरियल रीजन या आपको ट्रॉपिकल लैटिट्यूडिनल रीजन्स में दिखाई देती है। इसीलिए अगर आप फुटहिल्स की बात करते हैं हिमालयास के, तो वहां पे आपको बहुत अच्छा खासा फॉरेस्ट कवर या ट्री कवर देखने को मिल जाता है। बट जब आप मिडिल एल्टीट्यूड रीजन्स के अंदर आते हैं, जहां पे मिक्स्ड फॉरेस्ट आपको दिखाई देंगे और माउंटेन ग्रासलैंड्स, यानी कि आपको फॉरेस्ट भी है और उनके साथ फॉरेस्ट भी प्राप्त होते हैं और उसके साथ साथ ग्रासलैंड्स भी मिलेंगे, बिकॉज यहां पे अब वेरिएशन ग्रेजुअली होता जा रहा है, राइट। बट जब आप हायर एल्टीट्यूड पे जाएंगे, व्हेन द एंटायर एरिया इज कवर्ड विद स्नो, अगेन द बायोडायवर्सिटी विल आल्सो डिक्रीज। But I must mention here one thing that is very important for us to know, that is it also depends upon the aspect of slope। aspect of slope का मतलब यह है कि कोई भी एक माउंटेन का स्लोप कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वहां पे बायोडायवर्सिटी कैसी होगी। लेट्स से वी आर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और सन इज हेयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर हम बात करते हैं, दिस इज द सदर्न स्लोप ऑफ द माउंटेन एंड दिस इज द नॉर्दर्न स्लोप ऑफ माउंटेन। We can perfectly see here one thing, that is the sunlight is not reaching here in this northern slope. Rather, sunlight is very straight on the southern slopes. जब सनलाइट यहां पे स्ट्रेट होगी तो जो भी यहां की सॉइल होगी, उस सॉइल का जो भी मॉइस्चर कंटेंट होगा वो मॉइस्चर कंटेंट खत्म हो जाएगा। जबकि यहां की सॉइल के अंदर यू विल फाइंड द मॉइस्चर, एंड अगर यहां पे मॉइस्चर होगा तो डेफिनेटली यहां पे आपको डेंस फॉरेस्ट दिखाई देंगे। दिस इज द रीजन। ये जनरली समझ में नहीं आता है कि हाँ सब सनलाइट नहीं है तो डेंस फॉरेस्ट कैसे। द आइडिया इज सनलाइट कम है, स्लैंट है, सनलाइट है कम है, स्लैंट है, बट अगर सनलाइट कम है तो जो सॉइल का मॉइस्चर है वो रिटेन्ड है, वो मॉइस्चर यूज किया जाएगा बाय द ट्रीज टू ग्रो देमसेल्व्स। इसी कारण से यहां पे हमेशा रिमेंबर ऑलवेज, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न स्लोप ऑफ एनी माउंटेन will have more dense forest vegetation as compared to the southern hemisphere. Let's come back again to the high altitude now. As I have told you, high altitude regions are marked with the snowfalls. So whatever you will find here is in the form of coniferous trees. या तो आपको कौन से trees मिलेंगे, नुकीली पत्तियों वाले trees मिलेंगे, या आपको यहां पे इतनी एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन है जैसा कि टुंड्रा में दिखाई देती है, यहां पे भी आपको मॉसेस एंड लाइकेंस का प्रेजेंस दिखाई देता है। और वेजिटेशन में बात करें तो फ्लोना में बात करें तो यहां पे स्नो लेपर्ड का प्रेजेंस होगा, राइट। स्नो लेपर्ड्स विल बी फाउंड हियर इन दिस रीजन, राइट। चलिए अब एक छोटा सा
एस्पेक्ट है जो कि बुक में दिया हुआ है, बट इट इज नॉट एज इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव. इफ यू हैव बॉटनी एज एन ऑप्शनल और जूलॉजी एज एन ऑप्शनल, देन यू मस्ट हैव अवेयर अबाउट दिस फैक्ट कि प्लांट किंगडम जो होता है उनको भी क्लासिफाई किया जाता है, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं इन द एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स. Then it is also classified in the form of Thallophyta, Bryophyta and Pteridophyta. So this is something which we see as the classification of different plants that are existing on this planet Earth. जैसे हम हमारा क्लासिफिकेशन भी देखते हैं कि हाँ हमारी कास्ट क्या है, हमारा रिलीजन क्या है, वो हमारा क्लासिफिकेशन है, वैसे ही प्लांट्स को डिफरेंट उनकी कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया जाता है, राइट? जैसे एक ऐसा प्लांट जिसकी बॉडी वेल डेवलप्ड नहीं है और उसके अंदर रूट्स का डिफरेंशिएशन स्टेम एंड लीफ के साथ नहीं किया जा सकता, देन इट इज टर्म्ड एज थैलोफाइटा. ब्रायोफाइटा में वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं, वेस्कुलर टिश्यूज आर एब्सेंट, रूट लाइक, स्टेम लाइक एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट, तो उसे हम ब्रायोफाइटा कहते हैं. ऐसे सीड्स जो कि फ्रूट के अंदर प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम एंजियोस्पर्म कहते हैं, राइट? जिनके सीड्स नेकेड हैं दे आर टर्म्ड एज जिम्नोस्पर्म्स, राइट? सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम. सिमिलरली अगर ऐसा है तो हम एनिमल किंगडम की भी बात कर सकते हैं. जब आप एनिमल किंगडम को देखते हो तो उसमें भी आपको क्या दिखाई देता है? फाइलम, जो कि आपको मैंने एक बार वर्ड यूज किया था कोरल्स के समय पे, द फाइलम इज नाइडेरिया, राइट? नाइडेरिया फाइलम, फाइलम इज अर्थोपोडा, फाइलम इज एनिलिडा. ये डिफरेंट फाइलम्स हैं. डिफरेंट फाइलम में आपको कॉर्डेटा दिखेगा, देन यू विल सी द नॉन कॉर्डेटा, देन फाइलम इज पोरिफेरा. इसके अकॉर्डिंग डिफरेंट एनिमल्स को इस पूरी की पूरी एनिमल किंगडम की इस जो नोमेनक्लेचर है उसके अंदर क्या किया जाता है? आइडेंटिफाई किया जाता है. बट एज फार एज आवर एग्जाम पर्सपेक्टिव वी टॉक अबाउट, इकोसिस्टम के अंदर बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होती है तो इट गिव्स अस लॉट्स ऑफ सर्विसेज. व्हाट काइंड ऑफ सर्विसेज एन इकोसिस्टम इज गोइंग टू प्रोवाइड अस? सबसे पहले हम बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड्स अ रेंज ऑफ ecosystem services that are essential for the human survival and economic activity. जैसे कि आपने पिछली क्लास में वेटलैंड्स देखा, आपने मैंग्रोव्स देखा, आपने कोरल्स देखे, दे ऑल आर द पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम. ये वो रीजन है जहां पे बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है. और आप जब मैंग्रोव्स की बात करते हैं तो प्रोविजनिंग सर्विसेज के रूप में मैंग्रोव्स हमें जो वुड है वो प्रोवाइड करती हैं, जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है फॉर द कुकिंग पर्पसेस. उसके साथ साथ सपोर्ट सर्विसेज के रूप में ये जो ये इकोसिस्टम्स हैं, these ecosystem in terms of support services provide us with the nutrient cycling, system of soil development. ये सारी सर्विसेज हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये इकोसिस्टम्स प्रोवाइड कर रहे हैं. रेगुलेटिंग सर्विसेज के रूप में अगर आप देखें तो यहां पे आपको क्लाइमेट को रेगुलेट करना, फ्लड कंट्रोल करना जो वेटलैंड्स कर रहे हैं, डिजीजेस को कंट्रोल करना जो कि फॉरेस्ट का एक बहुत बड़ा काम है, ये सारी चीजें आपको इस इकोसिस्टम के सर्विसेज के रूप में दिखती हैं, जो कि एक बायोडाइवर्सिटी का सबसे मेजर फंक्शन है. तो जब भी आप इनको समझेंगे तब आप इसको 4 भागों में समझेंगे. इकोसिस्टम सर्विसेज अगर आप हमेशा देखना चाहते हैं तो इन इकोसिस्टम सर्विसेज के अंदर 4 पार्ट क्या है? फर्स्ट पार्ट इज प्रोविजनिंग सर्विसेज. प्रोविजनिंग सर्विसेज का मतलब यह है समथिंग विच दीज इकोसिस्टम्स आर प्रोवाइडिंग टू अस, सो दे आर प्रोविजनिंग सर्विसेज. टिम्बर, फूड, फोडर, है ना, ये प्रोविजनिंग सर्विसेज हैं. देन रेगुलेटिंग सर्विसेज, कुछ ऐसी सर्विसेज जैसे क्लाइमेट रेगुलेशन, जैसे फ्लड प्रिवेंशन, disease prevention, they all are the regulating services. Third is the cultural services. When we talk about the coral reefs, they are providing us with the prospect of tourism. Cultural services, cultural services के रूप में हम इसको देखते हैं. और इनके सपोर्ट में, इनके बेस पे एक सर्विस है, that is what we call as support services. अगर आपने किसी भी इकोसिस्टम की इंपॉर्टेंस लिखनी है तो ये आपके 4 की एरियाज हैं.
जिनके थ्रू आप उस इकोसिस्टम की इंपॉर्टेंस लिख सकते हैं। सपोर्ट सर्विसेज का मतलब सोइल का फॉर्मेशन करना। ये सपोर्ट इसलिए है क्योंकि इसके बिना ये तीनों सर्विस किसी भी काम की नहीं है, राइट। सो दीज आर दी इकोसिस्टम सर्विसेज जो कि हमें प्रोवाइड करता है कोई भी एक इकोसिस्टम, जहां पे न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, पॉलिनेशन, उसके साथ साथ बहुत सारे जेनेटिक रिसोर्सेज विच आर प्रेजेंट इन दीज फॉरेस्ट, राइट, जिसमें मेडिसिनल प्लांट्स होंगे, है ना। अभी आप थोड़े समय पहले जाने होंगे कि वेस्टर्न घाट के अंदर देयर इज अ विमेन नेम्ड एज लक्ष्मी कुटी। She was awarded by President of India just because of the fact that she knows how to utilize the medicinal plants which are available there in Western Ghats, right. So this is something we call as the tribal knowledge with which they are extracting these plants for the human betterment. और उसके साथ साथ यहां पे बहुत सारे ऐसे जीन्स हैं जिनके थ्रू हम ऐसी क्रॉप्स डेवलप कर सकते हैं जो कि ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप्स हों, एग्रीकल्चर के अंदर क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर को डेवलप कर सके। अगर ये सारे के सारे फॉरेस्ट और ट्रीज हमें दिखाई देते हैं तो ये क्या कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का काम नहीं करते? यस इंडीड दे डू दैट। सो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, क्लाइमेट को रेगुलेट करना, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को मेंटेन करके रखना, क्योंकि इवेपोट्रांसपिरेशन होगा, उसके थ्रू क्या होगा, बारिशें होंगी, उसके साथ ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा, उसके साथ साथ वहां पे पॉन्ड्स बनेंगे, तालाब बनेंगे, वहां पे बायोडाइवर्सिटी आएगी, डिफरेंट डिफरेंट बर्ड्स आएंगे, लोग उसे देखने जाएंगे, कल्चरल एंड रिक्रिएशनल वैल्यू विल बी क्रिएटेड। So this is how you need to see the entire perspective. इसके बाद अगर हम बात करें कि yes, it is important, हमें ये तो पता लग गया कि इकोसिस्टम के अंदर बायोडाइवर्सिटी होना इज नेसेसरी, बट इस समय पे दिस एंटायर बायोडाइवर्सिटी इज एट लार्ज थ्रेट, बी इट इज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ क्लाइमेट चेंज, or we talk about the various diseases that are spreading in these forests, or we talk about the development of invasive species which are outcrowding the biodiversity, outcrowding the native plants which are present there in that region. इसलिए इस समय पे biodiversity conservation is something which is required. इसको हम later on stage में जानेंगे भी, क्योंकि biodiversity को conserve करने के दो मेथड होते हैं. One type of method of biodiversity conservation, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की जब हम बात करते हैं तो इसके जो दो मेथड हैं, उन दो मेथड में हम देखें, सबसे पहला कंजर्वेशन का मेथड है जिसे हम इन सीटू मेथड कहते हैं. सेकंड इज व्हाट वी कॉल एज एक्स सीटू मेथड. ठीक है, इन सीटू मेथड के अंदर हम ऑन साइट मतलब नेचुरल हैबिटेट के अंदर ही उस पर्टिकुलर रीजन के जितने भी फ्लोरा एंड फौना है उसको क्या करते हैं, कंजर्व करने की कोशिश करते हैं. जैसे कि नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स, दे ऑल आर द पार्ट ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन. बट व्हेन इट कम्स टू द एक्स सीटू कंजर्वेशन, जैसे आप लोग जूलॉजिकल पार्क और जू जाते हैं, बोटेनिकल गार्डन्स, राइट, गार्डन्स, सीड बैंक्स, भारत का एक सीड बैंक है लद्दाख में, ऐसा ही वर्ल्ड का एक सबसे बढ़िया सबसे अच्छा सीड बैंक है, दैट इज इन स्वालबार्ड, नॉर्वे. तो ये सीड बैंक्स, यहां पे हम उस पर्टिकुलर स्पीशी को उसके नेचुरल हैबिटेट से बाहर ले जाकर ऑफ साइट उसका कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन करने की कोशिश करते हैं. दैट इज वन अनदर मेथड ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, राइट. अब हम बात करते हैं एक अगली टर्म की, दैट इज व्हाट वी कॉल एज बायोजियोग्राफी. यह भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मान लो मुझे बायोडाइवर्सिटी की स्टडी करनी है तो मुझे उस स्टडी को वहां की ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग, उस ज्योग्राफी में क्या स्पीशीज का डिस्ट्रीब्यूशन है, उस पर्टिकुलर एरिया में कौन सी स्पीशीज है, उनका क्या वेरिएशन है, वहां के क्लाइमेट और उस पर्टिकुलर रीजन की ज्योग्राफी पर ही डिपेंड करेगा. इसका मतलब है बायोजियोग्राफी इज द स्टडी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिस्टम्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज अक्रॉस द जियोग्राफिक स्पेस. क्योंकि एक जियोग्राफिक स्पेस ही है जहां पे आपको डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन, डिफरेंट टेम्परेचर, इंसोलेशन, प्रेसिपिटेशन पैटर्न, वेजिटेशन, फ्लोरा एंड फौना इसी रूप में आपको बदलता हुआ दिखाई देगा. बट ये रैंडम नहीं है.
राइट, ये रैंडम नहीं है, इसके अंदर भी बहुत सारी सिमिलैरिटीज आपको दिखाई देंगी। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, डेजर्ट के अंदर ज़ेरोफाइटिक प्लांटेशन है। ज़ेरोफाइटिक प्लांटेशन इतना इतना ज्यादा लशी ग्रीन और बहुत ज्यादा डाइवर्स प्लांटेशन नहीं है, इसलिए वहां पे आपको ज्यादा एनिमल्स दिखाई नहीं देंगे क्योंकि वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसी कारण से विल गो टू डेजर्ट, यू विल फाइंड इंसेक्ट्स देयर, यू विल फाइंड रेप्टाइल्स देयर, यू विल फाइंड स्नेक्स देयर, राइट। लेट्स कम टू दी ग्रासलैंड्स, सवाना। सवाना ग्रासलैंड्स, ये ऐसे ग्रासलैंड्स हैं जहां पे आपको किसी भी टॉप प्रीडेटर को, चाहे वो लायन है या टाइगर है, उसे रोम करने के लिए, घूमने के लिए बहुत बड़ा एरिया मिल जाता है। इसीलिए इन ग्रासलैंड्स के अंदर आपको टॉप प्रीडेटर, चाहे वो लायन है, चाहे वो लेपर्ड है, या आप बात करें चीता, ये सब दिखाई देंगे। अब अगर इनसे बचना है तो कौन बच सकता है? 3 तरीके के लोग इनसे बच सकते हैं। पहला, जो तेज दौड़ना जानते हो यानी कि डियर। दूसरा, जिनके पास स्ट्रेंथ बहुत हो यानी कि एलिफेंट, राइनोस। तीसरा, जो खुद को कैमोफ्लॉज कर सके जैसे कि जेब्रा, राइट। तो ये इस तरीके से यहां पे आपको पूरा का पूरा वेरिएशन दिख गया। तो बायोजियोग्राफी से हमें यही पता लगता है कि उस जियोग्राफिकल स्पेस के अकॉर्डिंग वहां का फ्लोरा, फोना, इकोलॉजिकल कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही डेवलप होता है, राइट। अब इससे हमें क्या मदद मिलती है? इससे हमें हमारे कंजर्वेशन एफर्ट्स में मदद मिलती है। इसी कारण से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस लाइफ फॉर्म्स, वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड देम अक्रॉस द ग्लोब। देन यहां पे अगर आप ये बायोजियोग्राफिक जोन्स देखेंगे तो सबसे ऊपर आता है रियल्म को फर्दर देखते हैं बायोम्स में। बायोम्स के बाद बायोजियोग्राफिकल जोन, एंड देन द फोर्थ कॉन्सेप्ट इज ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। सो हम इसी तरीके से आगे बढ़ने वाले हैं, जिसमें बायोम्स के ऊपर लेक्चर नंबर 3 हम पहले ही पूरा कवर कर चुके हैं। सो आई एम नॉट गोइंग टू कवर इट अगेन इन दिस पार्ट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वेयर वी विल फोकस अपॉन इज द concept of biodiversity hotspot. So let's move on to the other aspect. First of all, the 8 biogeographic realms. देखें, जो बायोजियोग्राफिक डोमेन्स हैं, दे आर द लार्ज पोर्शंस ऑफ द अर्थ सरफेस, जिनको हमने क्लासिफाई किया है, और वो क्लासिफिकेशन अर्थ के एवोल्यूशन से लेकर यहां पे पाए जाने वाले यूनिक फ्लोरा एंड फोना के रूप में है। और ये यूनिक फ्लोरा एंड फोना that have been evolved during the long periods of isolation. ये एक एस्पेक्ट है जो मैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के साथ भी एसोसिएट करके पढ़ाता हूं। When India was, let's say, India was the part of Gondwana land and was associated with Africa. सबसे पहली चीज जो कॉन्सेप्चुअल अगर हम बात करें तो हमने पहले देखा था, इफ आई आस्क यू व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ स्पीशी, तो आप बोलेंगे सर 2 स्पीशीज अगर सेम है तो इसीलिए सेम हो सकती हैं दैट दे कैन इंटरब्रीड विद ईच अदर, राइट। एक तो वो इंटरब्रीड कर सके, और उसके साथ साथ जब इंटरब्रीड होगा तो उनका जो ऑफस्प्रिंग होगा, दैट ऑफस्प्रिंग शैल बी फर्टाइल। वो ऑफस्प्रिंग क्या हो? फर्टाइल हो। अगर ऐसा होगा तो वो सेम स्पीशीज कहलाएंगे। फेयर इनफ। और अगर मान लो किसी कारणवश, लेट्स से अब जब हम टाइगर और टाइगर की बात करते हैं, यस दे कैन इंटरब्रीड एंड दे कैन गिव अस द कब, और वो भी क्या कर सकता है? इंटरब्रीड कर सकता है, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग है। बट व्हेन इट कम्स टू टाइगर एंड लायन, यू कैन नॉट गेट लाइगर, राइट। वो करण जौहर की मूवी में ही मिलेगा, वैसे नहीं मिलेगा, राइट। सो देयर इज नो लाइगर हियर। टाइगर एंड लायन कैन नॉट इंटरब्रीड, इसका मतलब है 2 डिफरेंट स्पीशीज हैं। बट अगर आप इनको देखेंगे तो दिखते तो ऑलमोस्ट सेम जैसे ही है ना। तो ऐसा क्यों हुआ होगा? कैसे हुआ होगा? डिफरेंट स्पीशीज इस धरती पे आई कैसे होंगी? जब इस धरती का एवोल्यूशन हो रहा है, मान लो यहां पे ये इंडियन प्लेट है, ठीक है, एंड इंडियन प्लेट इज ट्रेवलिंग टुवर्ड्स, इंडियन प्लेट जो है, दिस इंडियन प्लेट इज ट्रेवलिंग टुवर्ड्स द यूरेशियन प्लेट। यहां पे कुछ स्पीशीज हैं जो कि जिनको मैं नाम दे रहा हूं ए स्पीशीज, और इन ए स्पीशीज की जनसंख्या है 100। जब ये आपस में आगे चल रही थी और आगे बढ़ते बढ़ते यूरेशियन प्लेट से टकराए, यूरेशियन प्लेट से टकराने के बाद यहां पे बन गए माउंटेन्स। जब माउंटेन्स बने तो ऐसा हो सकता है कि इन 100 में से 50 लोग जो हैं, इस 100 में से 50 लोग माउंटेन के उस साइड रह गए और 50 लोग माउंटेन के इस साइड। व्हाट डज इट इंडिकेट?
इट इंडिकेट्स दैट इन स्पीशीज के बीच में क्या आ गया, एक आइसोलेशन, एक बैरियर. नाउ फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम्स, longer duration of times, these two will not be able to mate with each other. ये आपस में इंटरब्रीड नहीं करेंगे क्योंकि इनके बीच में एक जियोग्राफिकल बैरियर है. ऊपर से यहां की क्लाइमेटिक कंडीशन अलग हो गई, यहां की क्लाइमेटिक कंडीशन भी अलग हो गई, एंड इवेंचुअली आफ्टर सम ईयर्स these two will evolve as two different species. ये दो डिफरेंट स्पीशीज बन जाएंगी. इसी कारण से जब एल्फ्रेड वेगनर ने कहा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के दौरान कि जब इंडिया मूव करता है और ये कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे से अलग होते हैं तो इनके स्पीशीज जो हैं वो भी अलग होते रहते हैं. जब ये सेम स्पीशीज अलग होते जाएंगे, इनके बीच में बैरियर्स आते रहेंगे, इनकी क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होने के कारण इनके अंदर म्यूटेशन होगा, म्यूटेशन के बाद आइसोलेशन होगा, आइसोलेशन के कारण दे विल नॉट बी एबल टू मेट विद ईच अदर एंड दे विल स्टॉप मेटिंग, इवेंचुअली दे विल बी टू डिफरेंट स्पीशीज. इस तरीके से इस पूरी धरती के ऊपर स्पीशीज की डाइवर्सिटी आती है. राइट, सो नेक्स्ट मूविंग ऑन टू दिस पार्ट अगेन. सबसे पहले अगर हम बात करें द नियोट्रॉपिकल रियल्म, ये ट्रॉपिकल रीजन को कवर करता है जो कि आपको दिखेगा अमेरिका इंक्लूडिंग साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, कैरेबियन रीजन. ये जाना जाता है मोस्ट एक्सटेंसिव ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जिसको आप आज अमेज़न के नाम से जानते हैं. तो द वेरी फर्स्ट रियल्म इज नियोट्रॉपिकल रियल्म. सेकेंड इज नियो आर्कटिक. ये रियल्म ऐसा है जहां पे आपको नॉर्थ अमेरिका का पोर्शन दिखाई देगा, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स, ग्रीनलैंड, एंड यहां पे आपको डाइवर्स रेंज ऑफ हैबिटेट एंड स्पीशीज दिखेंगे, बट इतनी डाइवर्सिटी दिखाई नहीं देगी. व्हाई इज इट सो? बिकॉज अराउंड 30,000 years ago when Pleistocene ice age was there, this entire region was covered with snow. और जब स्नो था, सनलाइट नहीं है, तो इवेंचुअली डाइवर्सिटी भी कम होगी. देन एफ्रोट्रॉपिकल रियल्म, ये आपको नाम से ही समझ में आ जाना चाहिए कि सब सहारन अफ्रीका, सदर्न अरेबिया, मेडागास्कर का रीजन है. यहां पे भी लार्ज स्केल पे आपको डाइवर्सिटी दिखाई देगी. क्यों? क्योंकि ये ऐसा रियल्म है, जब आप अफ्रीका को देखते हैं तो इस अफ्रीका के अंदर देयर इज लॉट्स ऑफ वेरिएबिलिटी. हियर यू हैव द प्रेजेंस ऑफ डेजर्ट्स, देन यू हैव हियर द सेमी एरिड रीजन, देन यू हैव हियर इज द ग्रासलैंड, here you have the grassland, then you have here the forest, right? तो different ecosystem जब exist करते हैं तो आपको definitely different flora and fauna भी दिखाई देंगे. Then Indo-Malayan realm, India is one of the mega diverse nation, be it is Western Ghats or the presence of our great mighty Himalayas. They are providing us with the subtropical forest, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट. और यही वो रीजन है जहां पे अगर जंगल होगा इंडोनेशिया के अंदर तो आपको वहां पे आर्बोरियल एनिमल्स, यानी कि ऐसे लोग, ऐसे एनिमल्स जो कि पेड़ों से पेड़ों पर चलते हैं, वो दिखाई देंगे, जिनमें ओरेंगुटन और ऐसे एनिमल्स जिनके पास स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है जैसे कि राइनोसॉर्स, ये दिखाई देंगे. एंड ओरेंगुटन और हम में जो डिफरेंस है वो यही है कि आज हम बात करते हैं कि ह्यूमंस आर द मोस्ट पावरफुल क्रिएचर ऑफ दिस प्लेनेट अर्थ. यस इंडीड वी आर, बट लेट्स से इफ आई सेंड यू इन अ केज जहां पे आपका मुकाबला एक टाइगर के साथ हो, विल यू बी एबल टू विन? नो, नॉट एट ऑल. वी आर नॉट मोर पावरफुल देन अ टाइगर. बट द प्रॉब्लम एंड बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हियर इज हमारे पास एक क्षमता है. लोग बोलते हैं कि हाँ दिमाग है, दैट इज समथिंग डिफरेंट. The idea here is we are biped. हम दो पैरों पे हैं, टाइगर चार पैरों पे है. कोई भी एनिमल और ह्यूमन, इनके बीच का जो सबसे बड़ा डिफरेंस क्रिएट हुआ वो इन दो पैरों से हुआ, क्योंकि जब हमारे दो लिम्स फ्री हैं, वी कैन होल्ड द ऑब्जेक्ट्स, एंड इफ वी कैन होल्ड द ऑब्जेक्ट्स वी कैन मैनिपुलेट द ऑब्जेक्ट्स. इसी कारण से जब हम जंगलों में रह रहे थे, तब जब हम क्वाड्रूपेड यानी कि चार पैरों से दो पैरों पे होते गए, हमने वहां के स्टोन्स को उठाया और उनको मैनिपुलेट करना स्टार्ट किया, उनसे स्टोन टूल्स बने और उन स्टोन टूल्स से हमने अपने सर्वाइवल को इंश्योर किया. एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट ह्यूमंस नो
which makes humans the most powerful creature of this planet Earth is human is a societal animal. We are able to live in a society. इसी वजह से भले ही टाइगर हमसे ज्यादा स्ट्रांग हो, हम अभी भी आज भी प्रोजेक्ट टाइगर के नाम पे हम उन्हें कंजर्व कर रहे हैं. Right, this is the major difference between a biped and a quadruped. Right, then next is the aspect of Australasian realm. नाम से क्लियर है, पेपुआ न्यू गिनी, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और उसके नेबरिंग आइलैंड्स जिनको आप ओशियानिया, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पॉलिनेशिया के नाम से जानते हैं, वो रीजन यहां पे कवर होता है. देन इज द ओशियानियन रियल्म. यही वो रीजन है जिसका बात मैं अभी कर रहा था, जो कि ऑस्ट्रेलिया के बाजू का रीजन है. राइट, देन यू हैव द अंटार्कटिक रियल्म. हु डज नॉट नो अबाउट इट? अंटार्कटिका का जो जियोग्राफिक बाउंड्री है, दैट इज दिस रियल्म. स्मॉलेस्ट रियल्म है, एक्सट्रीमली कोल्ड है, ज्यादा कुछ यहां पे बायोडाइवर्सिटी नहीं दिखती है. जैसा कि मैंने पहले भी मेंशन किया, पेंगुइन्स आर फाउंड हियर और इन्हीं पेंगुइन्स को अब सिंगापुर के बहुत सारे जूज में आप देख सकते हैं. देन बायोजियोग्राफिक रियम से हमें एक इंट्रिक आइडिया तो मिल जाता है कि हाँ कौन सी स्पीशीज कहां कहां पे होंगी, बट इतना डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी द मेजर प्रॉब्लम टुडे इज दिस डाइवर्सिटी इज गेटिंग लॉस्ट. ये जो डाइवर्सिटी है इसका बहुत लार्ज स्केल पे लॉस हो रहा है. नॉर्मन मेयर्स ने पहली बार एक कॉन्सेप्ट को जन्म दिया जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, एंड लेटर ऑन एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे आप कंजर्वेशन इंटरनेशनल के नाम से जानते हैं. दिस कंजर्वेशन इंटरनेशनल टॉक्स अबाउट द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स ऑफ द वर्ल्ड. बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स ऑफ द वर्ल्ड. जब बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स जो हैं, ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स जो हैं वर्ल्ड में देखें तो 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं. 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इंडिया के हैं और ये वो रीजन है जहां पे नाम से तो हमें लगता है कि बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होगी, बट यस इंडीड बायोडाइवर्सिटी इज वेरी हाई हियर, बट उसके साथ साथ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज ऑल्सो वेरी हाई. Loss of biodiversity is also very high. So this is the concept to generate awareness among the masses that now the time has come. We need to look to these areas to conserve the biodiversities of these regions. Right? तो जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं, पहले तो नॉर्मन मेयर्स ने कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया 1988 में, फिर उसके बाद कंजर्वेशन इंटरनेशनल ने इस कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट किया और एक क्राइटेरिया एस्टेब्लिश किया. उसी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं. उस क्राइटेरिया में यह बोला गया कि कोई रीजन, अगर ऐसा रीजन है जहां पे 1500 स्पीशीज ऑफ वेस्क्यूलर प्लांट्स का मतलब है जिनके अंदर जाइलम एंड फॉलम दोनों हो, राइट, 1500 से ज्यादा वेस्क्यूलर प्लांट्स एंडेमिक हो, यानी कि सिर्फ वहीं मिलते हो, और उसके साथ साथ और अकाउंटिंग फॉर मोर देन 0.5% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल. एक ये तो आपको एंडेमिज्म बता रहा है, वैरायटी बता रहा है, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है कि 70% ऑफ देयर हैबिटेट इज लॉस्ट. इट मींस लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज टेकिंग प्लेस एट वेरी लार्ज एक्सटेंट. देन देयर इज अ नीड ऑफ द कंजर्वेशन हियर. That is why this concept was adopted by the Conservation International. One catch is here, every organization from environment, if you see, if there is a word associated with them that is international, that organization will be an NGO. That will be an NGO. Believe me, this is going to help you a lot in your prelims, because when we'll proceed further with this entire segment, you'll realize numerous, thousands of organizations will come. Every organization जिसके आगे NGO लिखा होगा, जिसके आगे इंटरनेशनल लिखा होगा, वो एक NGO होगा. IPCC, इंटरगवर्नमेंटल, राइट. इसके साथ साथ आपको और बहुत सारे, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल इज एन NGO, बहुत सारे ऐसे आपको ऑर्गेनाइजेशंस दिखेंगे. चलिए, यहां पे हमने क्राइटेरिया देख लिया कि 70% लॉस हो चुका हो और 1500 से ज्यादा वेस्क्यूलर प्लांट्स का क्या हो, एंडेमिज्म हो. We will call that region as biodiversity hotspot. वर्ल्ड में कितने हैं? 36. भारत में कितने हैं? 4. भारत के कौन कौन से रीजन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है? सबसे पहले अगर हम बात करें तो इंडिया का जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है दैट इज हिमालयन रीजन. हिमालयन रीजन जहां पे पूरा का पूरा हिमालय स्पेनिंग अक्रॉस
द भूटान, नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया एंड पार्ट्स ऑफ नेपाल, ये एक बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट हमें दिखाई देता है। एज वी वर मेंशनिंग दैट हिमालय के फुटहिल्स पे, मिड एल्टीट्यूड पे, हायर एल्टीट्यूड पे डिफरेंट डिफरेंट बायोडायवर्सिटी मिलती है। तो यस इंडीड दिस वुड बी द रीजन ऑफ बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट, क्योंकि बहुत सारे आपको यहां पे एंडेमिज्म दिखाई देगा। सेकंड इज इंडो बर्मा बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट। इंडो बर्मा बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट का मतलब जो हमारा पूर्वांचल हिल्स हैं उन सब का भाग इस पूरे के पूरे रीजन को कवर करेगा, जिसमें ईस्टर्न बांग्लादेश का भी भाग आएगा और उसके साथ साथ म्यांमार का भी भाग आएगा। दैट इज इंडो बर्मा बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट। थर्ड हॉटस्पॉट इज वेस्टर्न घाट एंड फोर्थ हॉटस्पॉट इज सुंडालैंड। सुंडालैंड जो हॉटस्पॉट है उसमें इंडिया का अंडमान एंड निकोबार भाग आता है, और वेस्टर्न घाट्स तो आप जानते ही हैं, दे आर द रियल हॉटस्पॉट्स फॉर इंडिया, राइट। जैसा कि मैंने मेंशन किया, वेस्टर्न घाट्स इस हॉटस्पॉट के अंदर दे कवर श्रीलंका, एंड व्हेन इट कम्स टू दी सुंडालैंड यू विल सी, सुंडालैंड हॉटस्पॉट जब आप देखेंगे तो इसमें भारत का सिर्फ एक ही भाग आएगा, वो होगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का, right? So these are the four hotspots of India, and if we revise it, the primary hotspot here is the Himalayan region. Second hotspot here is Indo-Burma region. Third is the Western Ghats, and fourth one is the Sundaland hotspot. सुंडालैंड हॉटस्पॉट में आपको अंडमान एंड निकोबार दिखाई देगा। वेस्टर्न घाट विल इंक्लूड श्रीलंका, इंडो बर्मा विल इंक्लूड म्यांमार एंड सम पार्ट ऑफ बांग्लादेश, एंड हिमालयन रीजन के अंदर आपको भारत का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट प्लस यहां पे आपको नेपाल एंड भूटान दिखाई देंगे। दीज आर दी फोर मेजर बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। बट बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स के अलावा भी एक और कॉन्सेप्ट है that is very important for us to know. We call this as the concept of mega diverse countries. जब हम हमारे मेंस के आंसर को इंट्रोड्यूस करने की शुरुआत करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि इंडिया इज वन ऑफ द मेगा डाइवर्स नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। व्हाट डज दिस मेगा डाइवर्स नेशन मीन? मेगा डाइवर्स नेशन का मतलब होता है, उसका भी एक क्राइटेरिया है, और वो क्राइटेरिया बहुत ही खूबसूरत है, जिसमें आपने पहले तो एक क्राइटेरिया देख लिया कि हाँ, जब आप बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट देखते हैं तो 1500 और 70% लॉस होता है। यहां पे आप देखेंगे एक बहुत अच्छा क्राइटेरिया ये है कि जो देश मेगा डाइवर्स नेशन होगा उसकी कोस्टल बाउंड्री होगी, उसमें एक सर्टेन डिग्री ऑफ एंडेमिज्म तो होगा, बट उसके साथ साथ उसके पास कोस्टल बाउंड्री भी होनी चाहिए। तो आप ये 17 मेगा डाइवर्स नेशन देख सकते हैं। एवरी नेशन हैज दी कोस्टल बाउंड्री। हर देश की क्या है? एक कोस्टल बाउंड्री है। दिस इज समथिंग वी नीड टू रिमेंबर हेयर। तो क्राइटेरिया अगर हम देखें तो क्राइटेरिया के अंदर सबसे पहला एटलीस्ट 5000 एंडेमिक प्लांट्स, एंड सेकेंड द कंट्री मस्ट हैव मरीन इकोसिस्टम। मतलब क्या है? उसके पास एक कोस्टल बाउंड्री होना जरूरी है, राइट? सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ मेगा डाइवर्स नेशन, मेगा डाइवर्स कंट्रीज, जहां पे एक्सेप्शनली हाई नंबर ऑफ स्पीशीज है। जब भारत एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है तो डेफिनेटली वो यहां पे ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 4 हॉटस्पॉट अगर 36 में से हमारे पास आते हैं तो मेगा डाइवर्स नेशन तो हम होंगे ही। ये एरिया ऐसा है जो कि पूरे अर्थ का 10% से भी कम है, बट 70% से ज्यादा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को लेके रखता है, राइट? और इसको वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर के द्वारा भी रिकॉग्नाइज किया गया, राइट? जहां पे आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से लेकर वेस्टर्न घाट तक सारी चीजें दिखाई देंगी। अब हम बात करते हैं ग्लोबल लेवल पे, जब हम हॉटस्पॉट की बात कर रहे हैं, यस वी आर ऑब्जर्विंग द बायोडाइवर्सिटी इज गेटिंग लॉस्ट। जो बायोडाइवर्सिटी है उसका लॉस हो रहा है, बट उस बायोडाइवर्सिटी के लॉस का कारण क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज क्लाइमेट चेंज, डायरेक्ट एक्सप्लॉयटेशन, इन्वेजिव एलियन स्पीशीज, डिजीज पैटर्न, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द रिसोर्सेज, है ना? ये सारा का सारा कारण बनता है बायोडाइवर्सिटी लॉस का। इस वजह से एक नई टर्म आती है जिसको बोला जाता है सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन। दिस वाज द क्वेश्चन व्हिच वाज आस्क्ड बाय यूपीएससी अर्लियर एज वेल, जहां पे ऐसा देखा गया कि अब जो एक्सटिंक्शन होने का रेट है दैट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, और इसीलिए
आपको यहां पे 6th मास एक्सटिंक्शन जल्दी नजर आता दिखाई देगा। और ऐसा बोला गया आज से पहले के जो 5 मास एक्सटिंक्शन हुए जिनके बारे में हमने ज्योग्राफी में बात भी की, वो लार्जली वोल्केनिक एक्टिविटी या मिटियोर्स के कारण हुए। बट द 6th मास एक्सटिंक्शन would largely be induced by the human activities। वो किसके द्वारा इंड्यूस होंगे? वो हमारे द्वारा इंड्यूस होंगे। और इन 5 मास एक्सटिंक्शन की बात मैं अपने पुराने लेक्चर्स में ज्योग्राफी के अंदर कर चुका हूं। बट अब हम देखें कॉजेस क्या है। क्लाइमेट चेंज, यस, वेरी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड। ओवर हंटिंग, ओवर फिशिंग, रिसोर्सेज का ओवर यूटिलाइजेशन, इन्वेजिव स्पीशीज, पोल्यूशन प्रॉब्लम, देन द डिजीज पैटर्न, जेनेटिक पोल्यूशन। जेनेटिक पोल्यूशन का मतलब क्या है? जेनेटिक वेरिएबिलिटी जो है वो खत्म होती जा रही है। हम जब जीएम क्रॉप्स या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को इंट्रोड्यूस करते हैं तो डेफिनेटली वहां की जो लोकल वेराइटीज है वो आउट क्राउड हो जाती हैं। इसका मतलब है वहां की बायोडाइवर्सिटी क्या हो जाती है? खत्म होने लगती है। ओशियंस के अंदर एसिडिफिकेशन होता जा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और एक वर्ड मैंने यूज किया था, सिंपल इकोसिस्टम। वही बात यहां पे आपके सामने लिखी हुई है कि जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम होगा उतना ज्यादा वो स्टेबल होगा, और जितना ज्यादा सिंप्लीफिकेशन होगा उतना ज्यादा वो अनस्टेबल होता रहेगा। सो दीज आर द मेजर कॉजेस फॉर द मेजर चेंजेस ऑफ द बायोडाइवर्सिटी लॉस ऑन द प्लेनेट अर्थ। हमने हॉटस्पॉट पढ़ा, हमने मेगा डाइवर्स नेशन पढ़ा, हमने मेगा डाइवर्स नेशन से पहले जियोग्राफिक रियम्स पढ़े। अब आता है एक नया एस्पेक्ट जिसको हम हॉटस्पॉट कहते हैं, जिसको मैंने पिछली क्लासेस में डिस्कस भी किया है। और ये वो रीजन है, कुछ नहीं, सिंपल। हॉटस्पॉट अगर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के लिए है तो ये आपको कहां के लिए दिखाई देगा? ओशियंस के लिए दिखाई देगा। बस इतना ही याद रखना है। क्रिएटिंग मोर हॉटस्पॉट्स एंड सपोर्टिंग आवर एग्जिस्टिंग हॉटस्पॉट्स अलाउ अस टू मूव क्लोजर टू protecting the oceans, for the protection of the oceans, right? Then there is one more term here, we call it as cold spots। देखो, ऐसा देखा गया कि कोल्ड स्पॉट्स ऐसे रीजन है जहां पे लिमिटेड वैरायटी ऑफ लिविंग थिंग्स है, क्योंकि अगर मान लो वो ठंडा रीजन है या बहुत ही हार्श रीजन है, वहां पे आपको ज्यादा वेरिएबिलिटी दिखेगी नहीं, ना ही प्लांट दिखेंगे ना एनिमल दिखेंगे, है ना। यहां पे बायोडाइवर्सिटी कम है। बट अभी ऐसा देखा जा रहा है, पैराडॉक्स ऑफ दिस एंटायर बायोडाइवर्सिटीज, होता यह है, ऐसा नहीं है कि वहां पे बायोडाइवर्सिटी कम होती है, वहां पे जन्म लेते हैं, फ्लोरा फोना सब होता है वहां पे। बट जब फोना की बात आती है, जो वहां पे जन्म लेता है वहां की हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस के साथ अकस्टम नहीं कर पाता और वहां से मूव कर जाता है ट्रॉपिकल रीजन्स की ओर, या जहां पे क्लाइमेटिक कंडीशंस मॉडरेट हो। इस वजह से वहां पे बायोडाइवर्सिटी कम देखी जाती है। बट अब जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है वैसे वैसे ये कोल्ड स्पॉट्स जहां की बायोडाइवर्सिटी कम है, अब वो हॉटस्पॉट्स बनते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये वो रीजन्स बनेंगे जहां पे ऐसे रीजन्स जो कि ग्लोबल और लोकल इकोसिस्टम के लिए क्रिटिकल है, जहां पे लीनिएजेस हैं, रेयर स्पीशीज हैं, बट अभी ये रीजन्स जो हैं वो खतरे में आने वाले हैं। और ऑल कोल्ड स्पॉट्स वुड गेन फ्रॉम एनहांस्ड प्रोटेक्शन, इसीलिए अब इनकी प्रोटेक्शन, मैनेजमेंट, रिस्टोरेशन एफर्ट्स की जरूरत है, राइट। सो कोल्ड स्पॉट्स कभी भी आए तो मतलब वहां पे बायोडाइवर्सिटी क्या है? कम है। अब हम बात करते हैं बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि भारत के अंदर इंडिया की यूनिक बायोजियोग्राफिक रीजन्स के लिए काम करते हैं, जिनमें सबसे पहला मेजर फैक्टर है दैट इज क्लाइमेट। यस, ऑफ कोर्स, किसी भी जगह पे ये होगा। रिवर्स जो यहां पे फ्लो कर रही हैं, मल्टीपल टाइप्स ऑफ सॉइल्स जो हम यहां पे देखते हैं, जियोग्राफिकल लोकेशन जो भारत की है जो कि ट्रॉपिकल रीजन है, यहां की जो टोपोग्राफी है, चाहे वो प्रेजेंस ऑफ माउंटेन्स है या प्रेजेंस ऑफ डेजर्ट्स है या इंडो गैंगेटिक प्लेन्स है, हर डिफरेंट टोपोग्राफी के कारण डिफरेंट डिफरेंट बायोजियोग्राफिक रीजन्स हमें दिखाई देंगे। अब इन बायोजियोग्राफिक रीजन्स को हम अगर समझें तो हम भारत के अंदर ये देखिए डिफरेंट बायोजियोग्राफिक जोन्स को देखते हैं, जिसमें आप कोस्ट पाएंगे, कोस्ट के साथ साथ डेक्कन पेनिनसुला, देन वी विल हैव डेजर्ट्स, then we will have the region of Gangetic plain, we have Himalayas here, then we have islands, फिर नॉर्थ ईस्ट रीजन, कुछ सेमी एरिड रीजन है, कुछ ट्रांस हिमालयास है एंड कुछ हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं।
दीज आर दी मेजर 8 बायोजियोग्राफिक जोन अक्रॉस इंडिया, जिन्हें हम ज्योग्राफी में डिटेल में पढ़ेंगे जब हम फिजियोग्राफिक डिवीजन पढ़ते हैं। बट यहां पे अगर हम बात करें सबसे पहले इन बायोजियोग्राफिक जोन्स के अंदर हम बात करते हैं हिमालयन जोन की। हिमालयन जोन लीगल प्रोटेक्शन है, कल्टीवेशन प्रोग्राम्स बहुत सारे चलते हैं, सिक्योर हिमालयाज प्रोजेक्ट चल रहा है, और यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स दिखाई देंगे, चाहे आपको हिमालयन ताहर दिखाई दे। कश्मीर के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत सा डियर मिलता है जिसे हम हंगुल के नाम से जानते हैं, कश्मीरी स्टैग के नाम से जानते हैं, जिसका स्टेटस क्या है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ये सारे एनिमल्स हमें यहां पे दिखाई देंगे। देन लेट्स कम टू द डेजर्ट। 6.8% ऑफ इंडियाज लैंड सरफेस, लार्जली इन राजस्थान। बट अगर टोटल बात करें भारत के अंदर, राजस्थान, गुजरात, पंजाब एंड हरियाणा, 4 स्टेट्स में इस डेजर्ट का प्रेजेंस आपको दिखाई देता है। और पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान के अंदर 4 राज्यों के अंदर इसका प्रेजेंस है। और राजस्थान का 61.1% ऑफ एरिया इज कवर्ड विद दिस थार डेजर्ट। और उस 61.1% एरिया पे अराउंड 40% राजस्थान की पॉपुलेशन निवास करती है। इसका मतलब यह है कि एक ऐसा डेजर्ट है जहां पे आपको अच्छी खासी बायोडाइवर्सिटी भी दिखाई देगी। वेजिटेशन और फ्लोरा भी यहां पे बहुत डोमिनेट करता है। इसी कारण से भारत के थार डेजर्ट को वर्ल्ड का सबसे हाईली बायोडाइवर्स रीजन माना, बायोडाइवर्स डेजर्ट माना जाता है डेजर्ट्स के कंपैरिजन में देखेंगे तो, राइट। इसके बाद हम डेजर्ट्स के बाद बात करते हैं द सेमी एरिड जोन्स। सेमी एरिड जोन्स में अगर हम देखें, जो कि भारत के 16.6% भाग पे है, जो कि एक ट्रांजिशन जोन बनता है एरिड इंडियन डेजर्ट और लश वेस्टर्न घाट्स के बीच का। गुजरात के अंदर अगर आप देखेंगे तो आप जानेंगे कि गुजरात से वेस्टर्न घाट एक ऐसा रीजन है जहां पे बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी है, और महाराष्ट्र का रीजन आप देख ले जहां पे इतनी ज्यादा रेनफॉल नहीं है। बट येस, देयर इज अमाउंट ऑफ रेनफॉल विच महाराष्ट्र का विदर्भा रीजन ऑल्सो डू रिसीव। बट व्हेन इट कम्स टू द थार डेजर्ट, द रेनफॉल इज 0 to 25 सेंटीमीटर। इनके बीच का जो रीजन है दैट इज द सेमी एरिड रीजन, राइट। और यही जो सेमी एरिड रीजन है जहां पे आपको थॉर्न स्क्रब्स दिखाई देंगे, वेजिटेशन जो है जो कि बहुत ही सिग्निफिकेंट लेवल पे वाइल्ड लाइफ को सपोर्ट करेगी, राइट। तो जैसे कि आप यहाँ पे गुजरात के अंदर गिर नेशनल पार्क में एशियाटिक लायंस देखते हैं, यू विल सी द जैकल, यू विल सी द वॉल्फ, यू विल सी द साइबेरियन क्रेन्स हियर, राइट। देन वी हैव दिस वेस्टर्न घाट्स। Western Ghats, who is unaware about it, right? Who does not know about it? Western Ghats are one of the most important biodiverse region of India. Almost 4,000 types of flowering plants, large scale of endemism, more than 1,500 vascular endemic plants are present here. Along with that, endemism in fauna is also seen here. चाहे वो नीलगिरी ताहर हो, चाहे वो मकाओ हो, राइट, उसके साथ साथ लॉन्ग टेल्ड मकाओ जिसको आप कहते हैं, उसके साथ साथ मालाबार सिविट हो। देयर आर सो मेनी ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर जस्ट फाउंड देयर इन वेस्टर्न घाट। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द रेनफॉल वेस्टर्न घाट डज रिसीव फ्रॉम द साउथ वेस्टर्न मॉनसूनल विंड्स, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, जैसा कि मैंने बोला, लाइन टेल्ड मकाओ, नीलगिरी ताहर, मालाबार हॉर्नबिल। इसके बाद यू विल सी वन मोर रियल्म दैट इज डेक्कन पेनिनसुला। ये एक ऐसा पेनिनसुला है जो कि अराउंड 42% एरिया को कवर करता है। डेक्कन प्लेटू है, रिचेस्ट, वन ऑफ द रिचेस्ट बायोजियोग्राफिक रीजन है, जहां पे आपको वेस्टर्न घाट का रेन शेडो रीजन दिखाई देगा। यहां पे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र आते हैं। मध्य प्रदेश भारत का ऐसा रीजन है जहां पे 11 नेशनल पार्क्स हैं। 11 नेशनल पार्क, सतपुड़ा और विंध्या कंप्लीटली फॉरेस्ट से क्या है, कंप्लीटली फॉरेस्ट से कवर्ड है, और वहां पे ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट आपको दिखाई देंगे। उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं टाइगर की, अभी आप जानते होंगे चीता इज ऑल्सो री इंट्रोड्यूस्ड इन दी फॉरेस्ट ऑफ मध्य प्रदेश, कूनो नेशनल पार्क, है ना। तो ये सारे के सारे प्रीडेटर्स और उन प्रीडेटर्स पे डिपेंडेंट, चाहे हम बात करें हर्बीवोर्स एनिमल्स हैं, उनकी बहुत बहुतायत में हमें अधिकता पाई जाती है। कहां पे? इसी रीजन के अंदर। देन द नेक्स्ट इज मेजरली, मैंने जैसा कि बोला, यहां पे डेसिडुअस फॉरेस्ट है जिसमें आपको टीक मिलेगा, साल मिलेगा, एंड ऐसा माना जाता है कि जो टीक और साल
सतपुड़ा का जो टीक है, वैसे ये बोलते हैं कि बर्मीज टीक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट फेमस टीक बिकॉज ऑफ द ड्यूरेबिलिटी। 300 से 400 साल की बर्मीज टीक की ड्यूरेबिलिटी बोलते हैं, बट द इंडियन टीक विच इज फाउंड इन द मध्य प्रदेश सतपुड़ास हैज द ड्यूरेबिलिटी ऑफ ऑलमोस्ट 700 ईयर्स, राइट। और इसी का इस्तेमाल ब्रिटिशर्स ने 1857 के बाद करना स्टार्ट किया, जब उनको पता लगा कि सतपुड़ा के इन जंगलों में इतनी भारी भरकम टिम्बर की कमर्शियल अवेलेबिलिटी है। Then they started cutting these trees. Then they started implementing the forest laws. And I'll tell you the story behind this entire forest laws of India when we'll talk about the forest policies. Where you will realize after 1857, जब तात्या टोपे 1857 की क्रांति के बाद एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर रहे थे, तब वो घूमते घूमते पहुंचे सतपुड़ा के जंगलों में। उन्हीं जंगलों में ब्रिटिश ऑफिसर्स जब उनका पीछा करते हुए पहुंचे, दे वर मेस्मराइज्ड विद द ब्यूटी ऑफ द फॉरेस्ट ऑफ सतपुड़ा एंड दे फाउंड लॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी देयर एंड देन दे प्लान्ड टू कंजर्व in the name of the conservation. Then they planned to commercially exploit this region and they started making forest policies for India. And the very first forest department was also established in Madhya Pradesh in Satpura region. And along with that, the very first reserve forest was made as Bori, and now Bori is a wildlife sanctuary. This is also in the forest of Satpura, right? So that's why this is also one of the most important region. Then Gangetic Plains, यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी के नाम पे सिर्फ ह्यूमंस ही है, क्योंकि ये गैंगेटिक प्लेन्स ऐसा एरिया है जहाँ पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज फ्लरिश करती हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश है या बिहार है या वेस्ट बंगाल है या झारखंड है, या हम वेस्ट बंगाल की बात करें। इन रीजन्स के अंदर फर्टाइल गैंगेटिक प्लेन्स, फर्टाइल सॉइल होने के कारण लार्ज स्केल पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज होती हैं, जिस वजह से जो पॉपुलेशन सेटलमेंट है वो इस रीजन में हमें ज्यादा दिखाई देता है। बट यहां पे भी आपको कुछ बेल्ट्स ऐसी हैं जिन्हें हम तेराई बेल्ट कहते हैं, जहां पे बहुत सारे नेशनल पार्क दिखाई देंगे। मैं कुछ नेशनल पार्क के नाम यहां पे लिख रहा हूं, प्लीज मेंशन इन दी कमेंट सेक्शन कि ये कौन से स्टेट में है और कौन सी रिवर इन नेशनल पार्क से फ्लो करती है। स्पेसिफिकली स्टार्टिंग फ्रॉम जिम कॉर्बेट जो कि उत्तराखंड में है, एंड रामगंगा रिवर फ्लोज फ्रॉम दिस। आगे के आप सब लोग लिखेंगे, जैसे कि उत्तर प्रदेश में आएंगे, यू विल फाइंड दुधवा, then you will come to Bihar, you will see Valmiki, then you will come to Assam, you will see Manas, then in Assam only you will see Kaziranga National Park. These all are in the Terai belt, and वो भी कहां पे, Indo-Gangetic Plains में। Indo-Gangetic Plains में बस यहां पे आप मानस और काजीरंगा को छोड़ दे, क्योंकि ये ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स का भाग है, बस बाकी के सारे गैंगेटिक प्लेन्स का भाग बनते हैं। देन इसके बाद जो लास्ट भाग है दैट इज नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया, क्योंकि हम जानते हैं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर जब आप मेघालय देखेंगे, गारो, खासी, जैंतिया, ये ऐसा रीजन है जहां पे 1000 सेंटीमीटर से भी ज्यादा रेनफॉल है। ये एक यूनिक एरिया है जहां पे लार्ज स्केल पर एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको दिखाई देंगे, और उन्हीं एवरग्रीन फॉरेस्ट से एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको दिखाई देता है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लिविंग रूट ब्रिजेस, जिसमें इन एवरग्रीन फॉरेस्ट के जो ट्रीज हैं उनकी रूट्स को जोड़ के ब्रिज बनाए जाते हैं इन मेघालय। और उसके साथ साथ यहाँ पे बेम्बू, जो कि भारत का ऐसा इतिहास रहा है जिसमें आज भले ही हम ड्रिप इरिगेशन का जो श्रेय है वो इजराइल को देते हों, बट बेम्बू से इरिगेशन की जो शुरुआत, ड्रिप इरिगेशन की शुरुआत हुई थी, वो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में यहाँ की ट्राइबल्स ने ही की थी, राइट। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको ऑर्चिड्स दिखाई देंगे, एंड देन endemism is very high in this region. Fair enough. Then after northeastern region, let's come to the coastal part. Coastal region, either the western coastal plain or the eastern coastal plain, they are marked with the mangroves, coral reefs. उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे रीजन्स जहां पे आपको मरीन एंजियोस्पर्म पास्चर लैंड्स दिखाई देंगे, और जिससे इंडिया की जो इकोलॉजिकल हेल्थ और वेल्थ है वो पता लगती है। क्योंकि कोस्टल रीजन होना, चाहे हम गुजरात की बात करें, गल्फ ऑफ कच्छ, दी सैंड, व्हाइट सैंड, सॉल्ट सैंड से लेकर मालाबार कोस्ट, जहां पे सैंड के अंदर जो हमें मोनाजाइट सैंड है जिसके अंदर हमें थोरियम की अवेलेबिलिटी दिखाई देती है, दैट इज समथिंग व्हिच इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडिया।
और डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन दिखाई देंगे। जब आप ईस्टर्न कोस्टल रीजन में, ईस्टर्न घाट्स में जाएंगे, तब आपको सैंडलवुड भी दिखाई दे जाएगा, है ना। तो ये हमारी यहां की बायोडायवर्सिटी के रूप में देखा जाता है। एंड लास्टली वी हैव द आइलैंड रीजन। आइलैंड रीजन बहुत ही छोटा सा रीजन है, जो कि भारत के 0.3% टोटल एरिया का भाग है, जिसमें आप अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड को देखते हैं, जो कि बे ऑफ बंगाल के अंदर दिखाई देंगे। एंड यू हैव द लक्षद्वीप आइलैंड्स विच आर फाउंड इन द Arabian Sea, and Lakshadweep Islands are nothing but the coral islands, and hence they are also the region of high biodiversity. Andaman and Nicobar receives high amount of rainfall, that's why they are rich in biodiversity. And as I have mentioned earlier, Andaman and Nicobar Island जो है वो ऐसे islands हैं जहां पे जिनको biodiversity hotspot में भी काउंट किया जाता है। यहां पे आपको बहुत सारे लिटोरल फॉरेस्ट दिखेंगे। लिटोरल फॉरेस्ट का मतलब ऐसे फॉरेस्ट जो कि इंटरटाइडल जोन्स के रूप में हमें दिखाई देते हैं, जिसमें मैंग्रोव्स सबसे इंपॉर्टेंट लिटोरल फॉरेस्ट के रूप में देखा जाता है। सो दिस वाज द एस्पेक्ट ऑफ आइलैंड्स, जहां पे इनलैंड वेजिटेशन में आपको ज्यादा बारिश है तो एवरग्रीन एंड डेसिडुअस फॉरेस्ट दिखाई देते हैं। Hence, if you will see, the islands are the hotspots for the high endemism, and they house India's one of the most pristine evergreen forests and are responsible for the diversity to this nation. So I hope you have understood what exactly the biodiversity is, how is it measured, and how does it vary. The concept related to hotspot, hotspot, cold spot, and mega diverse nation, along with the biogeographic regions of India, right? So in the next lecture, we'll come with something interesting related to the conservation of biodiversity. See you next time. Thank you so much.